हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस ईयर्स की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसका आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। आज हम इस सेकंड पार्ट में 2011 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब। आपको यहाँ वर्ब बतानी है कि कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब फॉर्म में है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उसमें एक वर्ड की हमने बात की थी नेचुरलाइज, और मैंने बताया था कि आई जेड ई से नेचुरलाइज एंड हो रहा था, और आई जेड ई से जो वर्ड्स एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जनरली। जैसे मैं कहूँ ऑर्गेनाइज है, या इसी तरीके से नेचुरलाइज है, इसी तरीके से क्रिटिसाइज है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आई जेड ई से एंड होते हैं। ये स्पेलिंग जो है वो अमेरिकन स्पेलिंग है, और इसकी ब्रिटिश स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, वो आई एस ई से एंड होती है। तो यहाँ अगर हम देखें ये, तो अगर इसी वर्ड को हम देखें तो अगर ये अमेरिकन स्पेलिंग इसकी आई जेड ई से ही एंड होगी। ये ब्रिटिश स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपैथाइज जो है ये वर्ड है। तो सिंपैथाइज वर्ड जो है यहाँ पे वर्ब है, आई एस ई से एंड हो रहा है, या आई जेड ई स्पेलिंग दे रखी हो तो भी आप समझ लें कि ये क्या है, वर्ब है। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस लगभग रिपीट से होते हैं, कि पहले भी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया, अभी भी इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आप देख रहे हो। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लगभग क्या होता है, क्वेश्चन देने का तरीका होता है, आपको पकड़ में आ रहा होगा कि वर्ब कौन सी है, ये आप पता किस तरीके से चलाते हैं। तो एक ये तरीका था आई जेड ई या आई एस ई वाला जो एक तरीका है वो आपको यहाँ पे पता चला। अभी जैसे एक कमेंट आया था कि सर ये 11 साल 12 साल पुराने पेपर्स हैं तो स्टैंडर्ड अब थोड़ा हाई हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी, थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है चीज़ों का, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है वो वही रहती है। और हम क्या कर रहे हैं कि इन बेसिक चीज़ों के थ्रू बहुत से कॉन्सेप्ट्स निकाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है आपको। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान भी नहीं है। आपको आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई अच्छी की हुई है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है डैश फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग। ये फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, और डिटर्मिनर आपको बताना है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, डिटर्मिनर आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आती है। ए एंड दा जो है वो डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पे। तो जो भी आपके इस तरीके से जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, वन इज कार्डिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल। तो कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3, और ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये सब क्या होते हैं, इनसे पहले जो है वो हम द का यूज करते हैं, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड, और इसी तरीके से द नेक्स्ट द लास्ट। यहाँ क्या यूज करते हैं, हम द का यूज करते हैं। तो ये द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग होगा। इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं, शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। ये लास्ट वीक जो है, कोई ना कोई, जैसे टेंसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक हिंट आपको दिया होता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी वर्ब फॉर्म हमें यूज करनी है। अभी हमने जो थर्ड ग्रेड का जो टेस्ट सीरीज जो जिन बच्चों ने ले रखी है उस कोर्स में कुछ टेंसेस के वीडियोस भी हैं, तो उसमें ये चीज़ें मैंने समझा रखी है। और एक आपका अगर आप देखें आई लव टेंसेस नाम से वीडियोस पड़े होंगे ऐसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ देखें तो वहाँ भी ये चीज़ें मैंने बहुत सी समझा रखी है। ये लास्ट वीक जो है ये क्या है, एक तरीके से आपका ओल्ड टाइम है। और ओल्ड टाइम जब गिवन होता है तो आप ध्यान रखें कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। और एक कॉमन एरर भी क्या होता है कि हम लोग कर देते हैं, कॉमन एरर होता है, और वो ये होता है कि ओल्ड टाइम गिवन होता है और आप हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो जब ओल्ड टाइम गिवन होता है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हैज़ हैव बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। और यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ये बाई की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे इसलिए ये बोट जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ
आपने देखा किस लिए ऐसा हुआ, ओल्ड टाइम के कारण ऐसा हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, अब आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म सही है या करेक्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पे सही है। यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो बार बार यूज हुआ, वो है ऑलरेडी, और तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने वीडियोस में बता भी रखे हैं, वो है आपका जस्ट, और एक है आपका ऑलरेडी, और इसी तरीके से एक वर्ड है आपका यट। ये जब वर्ड्स होते हैं जनरली इनके साथ हम हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हैज हैव थर्ड फॉर्म हम इनमें यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ हैज हैव थर्ड फॉर्म का कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, तो इसलिए ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आप ध्यान रखें यट की जगह मैं दो और इनके मतलब होता है सो फार भी लिख सकता हूँ, टिल नाउ लिख सकता हूँ। तो ये अगर आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, जनरली क्या होता है इन वर्ड्स के साथ हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। और हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है और लिखा है मे आई एंटर योर ऑफिस इन द अबव सेंटेंस, मे हैज़ द मीनिंग ऑफ, आपको पता है यहाँ परमिशन ली जा रही है और इसलिए यहाँ ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ दिस बुक, तो ये क्या है, आप परमिशन ले रहे हैं और ये परमिशन के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो हम लोग देखिए एक चीज़ आपको पता चली कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या जो नोशन है वो आ रहा है, मतलब क्या आइडिया है इसमें, परमिशन का है या ऑर्डर का है या किसका है, जो यहाँ यहाँ ये इस तरीके से लिखा है पॉसिबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि यहाँ परमिशन की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं कैन की बात करूँ तो कैन एबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, कैपेसिटी के लिए भी यूज़ होता है, फिर आप कहें कि पावर के लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जिनके आपको ये नोशंस जो है वो पता होने चाहिए। ये मे आई एंटर योर ऑफिस किस लिए यूज़ हुआ है, परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज़ द मॉडल, ये मॉडल इस तरीके से लिख देते हैं ना, वी यूज़ द मॉडल। तो ये नेसेसिटी के लिए मस्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि वी मस्ट ईट टू लिव, जैसे मान लो कि मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे वी मस्ट ईट, सॉरी वी मस्ट ईट टू लिव, ये मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, वी मस्ट ईट टू लिव। तो ये मस्ट क्या बता रहा है कि खाना जो है हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, वी मस्ट ईट टू लिव, ठीक है। ऐसा हम मतलब क्या है कि जीने के लिए खाना ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको क्या है कि खाने के लिए जीते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। ये डिसाइड करना है कि हम किस लिए क्या कर रहे हैं। तो वी मस्ट ईट टू लिव यहाँ पे होगा कि जीने के लिए क्या है, खाना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसलिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए। और फिर लिखा है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपके फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं, जो शायद 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो और ऐड हुए हैं और इनमें पुराने जो आपका सिलेबस था उसमें नहीं थे, तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं हो रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नेक्स्ट पेपर से अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें बना लिए जाए कि आपका वो भी रिवीजन साथ साथ में होता जाए। तो ये लिखा है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड ऑल्सो गेट अप अर्ली, ये तो बहुत सिंपल सा है, गेट अप अर्ली, गेट अप आपको पता ही होता है ना, गेट अप इन द मॉर्निंग, तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जागने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड ऑल्सो गेट अप अर्ली, गेट अप यहाँ पे यूज़ होगा। और इसी तरीके से द ट्रेन स्लोड डैश एंड फाइनली स्टॉप्ड, तो क्या है, स्लो डाउन होती है ना, कोई भी चीज़ धीरे धीरे रुकेगी तो हम क्या कहेंगे, उसको स्लो डाउन कहेंगे। तो आपका ये आंसर होगा यहाँ, द ट्रेन स्लोड डाउन एंड फाइनली स्टॉप्ड। आसान है, पता चल रहा है, गेटअप था और ये क्या है, डाउन है, यहाँ स्लोड डाउन होगा। फिर है पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करने से होता है। एक तो ये देखिए यहाँ लिखा है लुक आफ्टर एंड लुक फॉर, तो लुक आफ्टर जो होता है वो देखभाल करने के लिए होता है। ये आप जितने भी वोकेबलरी के पेपर्स कर रहे होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा।
तो लुक आफ्टर, जैसे मैं कहूँ प्लीज लुक आफ्टर द बेबी, प्लीज टेक केयर ऑफ द बेबी। लुक फॉर क्या होता है, सर्च करना होता है, किसी चीज को ढूंढना होता है, तो यहाँ पे लुक आफ्टर सही होगा, टू टेक केयर ऑफ मतलब लुक आफ्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लिखा है द टूरिस्ट गाइड पॉइंटेड डैश द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। ये पॉइंट आउट होता है, तो किसी को हम इस तरीके से दिखाते हैं, फिंगर्स को करके शो करते हैं, शो करना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और अ जॉब। स्टॉप डूइंग गिव अप होगा, आपको पता ही है कि किसी चीज़ को त्याग देना जो होता है, छोड़ देना होता है, तो हम क्या कहते हैं, गिव अप कहते हैं। तो किसी को एक्टिविटी को रोक देना होता है, छोड़ देना होता है, तो दैट इज गिव अप। बाकी तो कोई भी जो है, टेक अप, रन डाउन, लुक फॉर, ये बिल्कुल अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे दी हुई है। आई हैड टू फिल डैश 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे फिल अप होता है, फिल अप द फॉर्म होता है, आपको पता ही है। बहुत आसान थे, चारों ही जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो बिल्कुल आसान थी। फिल अप 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। ये है द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक, अब आपको पैसिव बनाना, आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको पता है ये मेक जो है यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पैसिव पता है किस तरीके से बनता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म से आपका पैसिव बनता है। और जब फर्स्ट फॉर्म आपकी गिवन है तो बी फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर आप यूज करेंगे, ये भी आपको पता है। देखिए जब क्या होता है कि एक्टिव में आपका फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो पैसिव में जो बी फॉर्म यूज करेंगे वो इज, एम, आर, और इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप देख लीजिए कि इज, एम, आर कहाँ है, ये रहा इज, ये तो इज बीइंग है, गलत है, हैज बीन है, गलत है, ये वोज है, गलत है, तो यही सही है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ये बी फॉर्म हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई। ये देखिए कितने आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे आसान क्वेश्चंस थोड़ा ना पूछे जाते हैं। आप सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन देख लीजिए पैसिव वॉइस से रिलेटेड, वो भी ऐसा पूछा गया होगा, इसी साल इसी तरीके का पूछा गया होगा। और इस तरीके से पूछा जाता है जनरली, आपको क्या है कि किस वर्ब के लिए पैसिव में बी फॉर्म क्या होगी, बस ये पता होता है तो भी क्वेश्चन सही हो जाता है आपका। और आप कितने भी पेपर्स उठा के देख लें, इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन आसान था, हो सकता है आप इसमें भी गड़बड़ी कर देते कि इस बिंग फटाफट कहीं टिक कर दिया। बहुत से लोग गलतियां करेंगे, इसमें भी करेंगे, जिन्होंने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है वो भी गलती कर देंगे, वो वोज लगा देंगे, आइज बिंग लगा देंगे या कुछ भी। तो आपने पढ़ा है इसलिए आसान लग रहा है, और आसान लग रहा है तो अच्छी बात है। पढ़ाई आसान भी तो हो सकती है, ऐसे थोड़ा ना है कि टफ ही रहेगी, तो पढ़ाई तो आसान भी होती है। आपने पढ़ा है, इतना पढ़ लिया आपने कि ये चीज़ें आसान लगने लग गई, तो अच्छी बात है। और कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो क्या दे सकता है, पेपर सेटर क्या दे सकता है। अब लिखा है व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देख लीजिए, हैव पेंटेड आया है, और आपको पता है कि जब हैज हैव थर्ड फॉर्म गिवन होता है एक्टिव में, तो आप क्या करते हैं पैसिव में, हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। अब आप हैज बीन, हैव बीन ढूंढ ले, यहां तो नहीं है, ये देखिए ये हैज बीन है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ही एक है, बात खत्म हो गई, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, द डोर हैज बीन पेंटेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये आसान, आपको आसान लगना अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है इसका मतलब। अब ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जब हम वॉइसेस की बात करते हैं या हम नरेशन की बात करते हैं, तो जनरली गलती क्या होती है, गलती होती है कि हमारी आंखें पढ़ने में धोखा खा जाती है। आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, कई बार जो चीज़ गलत लिखी है उसको भी सही पढ़ जाते हैं। और ये एक हमारी ऐसी जो माइंड की जो है वो एक एट्रीब्यूट होता है कि वो सही चीज़ों को पढ़ लेता है, या सही चीज़ें, वो गलत होगी तो भी सही पढ़ लेगा उसे। एक छोटी सी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से एक ये यहाँ कुछ लिखा, अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ओके,
अगर मैंने यहाँ लिखा ये इस तरीके से, तो आप इसको पढ़ेंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है, बहुत से लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, अ बर्ड इन द बुश, आपने पढ़ लिया होगा अ बर्ड इन द बुश। लेकिन आपने क्यों पढ़ा अ बर्ड इन द बुश? क्योंकि एक सही स्ट्रक्चर है अ बर्ड इन द बुश। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें गलती है, इसमें गलती ये है कि आपका द यहां पे ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। अ बर्ड इन द बुश लिखा है मैंने, लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने तो सही पढ़ लिया होगा अ बर्ड इन द बुश। आपने अ बर्ड इन द बुश पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा? गलत को भी सही पढ़ लिया आपने, कि आपकी आंखें धोखा खा गई और आपका माइंड जो है वो हैबिट में होता है सही चीजों को पढ़ने की, तो वो जो सही स्ट्रक्चर था आपके माइंड ने वो स्ट्रक्चर पढ़ लिया। और यही गलती हम एग्जाम में कर देते हैं कि यहां जैसे ये लिखा है माई सिस्टर सेड दैट, यहां तक तो ठीक है, दे रखा है माई सिस्टर सेड दैट। अब ये सिस्टर ने कहा है आई एम इंजॉइंग माई वर्क, तो ये आई किस लिए यूज हुआ है? माई सिस्टर के लिए, तो हम लगाएंगे शी वोस, यहाँ चेंज कर देंगे। आपको पता ही है कि यहाँ सेड है पास्ट में है, तो ये भी आपका कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे शी वोज इंजॉइंग, और सिस्टर कह रही है इसलिए यहाँ पे माई भी हर में चेंज हो जाएगा, तो शी वोज इंजॉइंग हर वर्क होगा। पहले ये करके देख ले, शी वोज इंजॉइंग हर वर्क कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है शी वोज इंजॉइंग हर वर्क। और गलती से हम क्या है, मान लो ये ऑप्शन आपका ऊपर होता, शी वॉज इंजॉइंग माई वर्क दे रखा होता, हो सकता है यहां आप गलती कर देते पढ़ने में, शी वॉज इंजॉइंग माई वर्क को सही कर देते, तो वो आपका आंसर गलत हो जाता। सही आंसर क्या होगा? शी वॉज इंजॉइंग हर वर्क। तो मेरा एक सजेशन आपसे ये है कि जब आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करते हैं, वॉइसेस के क्वेश्चंस करते हैं, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ध्यान से पढ़ना चीज़ों को, वो करेक्ट चीज़ें पढ़ना, एक एक आप पेन जो है वो लगा के पढ़ें कि कोई भी गलती वहाँ ना रह जाए कि बाहर आके हम ये रिग्रेट करें कि अरे गलत हो गया, आता था और गलत हो गया। वो चीज़ हमें एग्जाम में नहीं करके आनी है। तो यहाँ पे शी वॉज इंजॉइंग हर वर्क जो है वो बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल हमने देखा, अ बर्ड इन द बुश ये लिखा हुआ है और हमने इसे पढ़ दिया था अ बर्ड इन द बुश। ये गलती हमने वहाँ नहीं करनी है। तो माई सिस्टर सेड दैट, और क्या होगा? शी वॉज इंजॉइंग हर वर्क। और ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है राहुल सेड टू वीना प्लीज रिटर्न माई बुक्स, तो यही तो देख रहे हैं ये क्या चेंज होगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ लिखा है राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू, ठीक है, और यहाँ क्या होगा? रिटर्न, रिटर्न, और माई बुक है, माई कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? हिज यूज होगा। तो यहाँ पे हिज कहाँ देखा है? रिटर्न हिज बुक्स अर्ली, ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे हर लिखा है, ये गलत हो गया, माई लिखा है, ये गलत हो गया। इतनी सी बात पता आपको करनी थी और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। और अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दी और यहाँ ये लगा देते, आप हर बुक लगा देते, तो ये क्या होता? गलत हो जाता। क्योंकि यहाँ बात कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है, सेड टू वीना प्लीज रिटर्न माई बुक्स, और ये माई कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है, इसलिए यहाँ पे राहुल के लिए हम हिज यूज करेंगे। इतनी सी बात आपको पता करनी है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यही एक जो वर्ड था वो सही भी कर देगा इस सेंटेंस को और आंसर को, और गलत भी कर देगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी केयरफुली आप इन चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। ये नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा सही है? हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट मनी, गलत है स्ट्रक्चर। हाउ मच डू यू मनी वांट, हाउ मच मनी यू वांट, तो ये सही है। हाउ मच मनी डू यू वांट, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, ये आपका सही ऑप्शन है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन अभी कोई ऐसा सिलेबस में है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू परचेज, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ सिमिलर जो है परचेज के सिमिलर कौन सा। हालांकि ये पैसेज में से लिया हुआ क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है परचेज के लिए क्या यूज करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह हम इसे कर लेते हैं। ये क्या होगा? बाई होता है, किसी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी चीज़ को हम बाई करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसी तरीके से ये देख लेते, द वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू, इंस्पेक्शन किसके? ये चेकअप
है ना, हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सपोर्ट इज, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको अपोज करता है। मतलब कोई सपोर्ट करता है, साथ देता है, और कोई आपका विरोध करता है, अपोज करता है आपको, तो क्या होगा, ये यहाँ अपोज होगा। ये सपोर्ट का अपोजिट जो है वो क्या है, अपोज है। बिल्कुल आपका सही। आसान सा एक क्वेश्चन था। और ये देखिए इंटरेस्टिंग का, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग का जो आपका विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू इंटरेस्टिंग, तो कौन सा है इंटरेस्टिंग के नजदीक, सॉरी अपोजिट, ये क्या है, बोरिंग जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग के अपोजिट है। कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग है या फिर क्या है, बोरिंग है, अपोजिट तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग के बोरिंग होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और ये देख लेते हैं लाइक ब्लैक बर्ड्स, ये आपका जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया। लाइक एज से जो भी कंपैरिजन करते हो आपको पता ही है वो क्या होती है, सिमिली होती है। और सिमिली का ये यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। और अब देखते हैं यहाँ पे, वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन इन द अबव लाइन्स इन। ये देखिए र साउंड जो है ये रिपीट हो रही है, और यही क्या है, ये अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो रिपीट होती है। तो यहाँ ये देखिए र साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या है, अलिट्रेशन है। और इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं कि एन एलिजी इज अ, ये क्या है, आप जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनको भी आप क्या करें, जो टर्म्स हैं उनकी कुछ डेफिनेशंस जरूर पढ़ लें, और उन डेफिनेशंस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप देखना कोई भी पेपर आप लेके देखें, कोई भी टेस्ट पेपर लेके देखें, उसमें एक डेफिनेशन दे रखी होगी और पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा ये डेफिनेशन किसके लिए सही है। तो यहाँ ये है, एन एलिजी इज अ सैड पोएम यूजुअली अबाउट समवंस डेथ। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से ये लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं वो कर ली होगी। तो इसमें आप, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच करें या क्या करें, फिगर ऑफ स्पीच भी कर लीजिएगा, कुछ जो आपकी फॉर्म्स हैं उनको भी कर लीजिएगा, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स जो है वो एक बड़ी टर्म है, उसमें बहुत सी चीज़ें आप समाहित कर सकते हो। तो आप, मैं तो कहूँगा फिगर ऑफ स्पीच कर लें, और साथ में कुछ जो ये फॉर्म्स हैं, ओड है, सोनेट है, या एलिजी है, ठीक है, एपिक है, मोक एपिक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लें। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में हल्का हल्का ज्ञान आपको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये लिखा है द फोनेटिक सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड अंडरलाइंड इन द वर्ड, यहाँ तो वर्ड लिख दिया, ये वर्ड है यहाँ, ठीक है, इन द वर्ड शिप इज। तो ये जो है, ये शिप की जो साउंड है ये श साउंड है, और श साउंड कैसे है, ये साउंड है, ये श साउंड है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। जो ये फर्स्ट अंडरलाइंड ये जो था, इसका आपसे पूछ लिया गया कि ये जो है क्या साउंड दे रहा है, और ये साउंड कौन सी है, ये श साउंड है, जैसे शिप में होती है। तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, शिप, ठीक है। ये है श साउंड, इसको हम श साउंड बोलते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों ही क्या है, गलत है, ये आपके सही साउंड है। ये देख लेते हैं पिक किस तरीके से लिखेंगे। ये सी के यहाँ पे कौन सी साउंड दे रहा है, यहाँ पे ये क साउंड दे रहा है। पिक जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, प ई देन क, ये है, ठीक है। वैसे इसको साउंड को बोला जाता है प, इंडिविजुअल साउंड को प। तो ये है एंड देन ई देन ख, तो ये बना पिक, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है, आपको मैं एक थोड़ा आसान सा बोल के दिखा दूं जिससे समझ आए, प ई क, ये क्या हुआ, पिक। इन दोनों में ये जो दोनों ही है ना साउंड्स, ये क्या है आपको पता है, ये वॉइसलेस साउंड्स है, वॉइसलेस साउंड्स है। कि इसमें आप फोनेटिक से रिलेटेड वीडियोस देख लेंगे तो आपको वॉइसलेस एंड वॉइस्ड के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा। जिसमें वोकल कोड्स वाइब्रेट नहीं होते हैं, वो क्या है, वो वॉइसलेस साउंड होते हैं। जैसे बोलते हैं तो यहाँ वोकल कोड्स आपके वाइब्रेट नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर मैं बोलता हूँ ब ब,
तो ब बोलेंगे तो आप देखेंगे कि कंपन होता है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, उसमें वो वॉइस्ड साउंड होती है, लेकिन ये हाँ ये दोनों ही क्या है, वॉइसलेस साउंड्स है। और ये पिक आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, ये है आपका, ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जनरली बोलते हैं इसको, लिख देते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, कभी और बात करेंगे इसके बारे में। और ये देख लेते हैं, ये लिखा है आपका ट्राई। ट्राई को किस तरीके से लिखा जाएगा, आप देख लीजिए, चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और ट्राई जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा आपको पता है, ये आई यहाँ पे बोला जाए ट, और फिर क्या है ये यहाँ पे र, देन आई, ये बन गया ट्राई। तो आपको देखो कहाँ दी, ये दे रखा है यहाँ पे, ये ट्राई है। तो आप भी अच्छे से ट्राई करें। अभी जैसे थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप जानते ही हैं, ब्लॉसम डिजिटल पे वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, जिन बच्चों ने इसे ले रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं अभी तक इसे सब्सक्राइब किया है, वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पे जाके ये सीरीज़ ले सकते हैं। इसमें 10 आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे, 15 आपको वोकेबलरी से रिलेटेड टेस्ट मिलेंगे। तो अराउंड 1500 क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हम नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो कल लेके आने वाले हैं, तो इसे भी आप देखें, और धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए एक अच्छे लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।